सामने दिख रहा है कि आज रेड पड़ी है और 3 हफ्ते बाद दान किया गया है बॉन्ड के द्वारा। सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो ईडी ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डाला है। ये कौन से मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं? नमस्कार, मैं प्राप्ति बैनर्जी अर्थ सत्य के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। हम बातें करेंगे राजीव रंजन सिंह जी के साथ, जो आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक मामलों पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। राजीव जी, सबसे पहले ये बताइए कि आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, क्या आपको ऐसा लगता है कि सही मुद्दे पर चर्चा हो रही है या कहीं न कहीं ध्यान भटकाया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है आपका प्राप्ति जी। और इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि ध्यान भटकाया जा रहा है। कारण ये कि ये इतना संजीदा मामला जो है वो अब अंक गणित का मामला बनकर रह गया है। आपने देखा होगा कि 1-2 दिन पहले भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने कैसे कुतर्क दिए थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और 12 राज्यों में सरकार है, तो उसके अनुपात में जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है वो काफी कम है बनिस्बत तृणमूल कांग्रेस के या डीएमके के या जो रीजनल पार्टीज बीजू जनता दल, यहाँ तक कि कांग्रेस जो नेशनल पार्टी है उसके भी हिसाब से। देखिए, ये अंक गणित का सवाल नहीं है। यदि यही चीज किसी अन्य राष्ट्र में हुई रहती तो अभी तक सत्ताधारी पार्टी को इस्तीफा, कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ जाता। आप देखिए, जैसे ये मामला सामने आया, सबसे पहला जो बचाव किया है वो निर्मला सीतारमण जी ने। सवाल ये उठता है कि निर्मला सीतारमण जी ने क्यों बचाव किया? क्योंकि ये जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इशू है, मामला है, वो सिर्फ पैसा लेने का मामला नहीं है। वो मामला है कि पैसे को किन जरियों से लिया गया है। आप इस चीज को देखिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। और जब जब इन्होंने रेड किया है, जब जब इन्होंने प्रश्न लगाया है बिजनेस हाउसेस पे, उसके 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद हमने देखे कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इन कई कॉर्पोरेट्स ने परचेज किए। तो मामला है कोअर्जन द्वारा, जबरिया किस तरीके से कॉर्पोरेट हाउसेस से पैसे लिए जा रहे हैं। देखिए, इस मामले को ना बड़ा जनरलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि अरे पैसे तो कांग्रेस ने भी लिए, पैसे तो तृणमूल ने भी लिए। साहब, सवाल ये उठता है कि यदि इन पार्टियों ने पैसे लिए तो इसका मतलब है कि इसको एक नियम बनाया गया तभी लिए। सही बात है, इस नियम को स्ट्रक डाउन किया आपके सुप्रीम कोर्ट ने। ये नियम किसने बनाया था? कौन सी पार्टी ने बनाया था? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था ना, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि नियम बना के आपके हाथ में वो टूल दे दिया गया है और आपको पैसे लेने हैं, तो आप कैसे पैसे स्वीकार करोगे? आप बोलोगे ठीक है, ये तो भारत सरकार ने नियम बना के दिया, तो हम ठीक है, हम पैसे लेते हैं। पैसे लिए, किंतु पैसे कोअर्जन से लेना और कोई आके आपको अपने भाव से पैसे दे, ये दोनों में बहुत अंतर है, पहली चीज। दूसरी चीज, निर्मला सीतारमण जी के पूरे व्यवहार जो है, इसकी स्क्रूटनी कोई मीडिया नहीं कर। सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो ईडी ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डाला है। ये कौन से मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं? निर्मला सीतारमण जी के कार्यों का स्क्रूटनाइजेशन हुआ नहीं है। न कांग्रेस कर रही है, न तृणमूल कर रही है, कोई पार्टी स्क्रूटनाइज नहीं कर रही है कि ये कौन सा मंत्रालय था जिसके अंतर्गत ईडी और बाकी सारे जो अन्वेषण विभाग है जिन्होंने परेशान किया है वो कार्य कर रहे हैं। चौथी चीज, आप इस चीज को समझिए कि आजादी के बाद से जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये चंदा लेके ही अपना काम चला रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, इनका कोई अपना बिजनेस तो है नहीं। किंतु पहले जो बिजनेसमैन स्वेच्छा से दान करते थे, या हो सकता है कई बार स्वेच्छा से ना भी करते हो, ठीक है, पर वहां कोई सबूत नहीं रहते। यहां तो हमको आंखों के सामने दिख रहा है कि आज रेड पड़ी है और 3 हफ्ते बाद दान किया गया है बॉन्ड के द्वारा। तो यही तो क्विड प्रो को रहता है, और क्या रहता है?
पांचवी चीज आप समझिए, यदि इस मामले में कोई दम नहीं रहता तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बार बार जो है पूरी जानकारी देने से क्यों कतराता? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कांग्रेस को रिपोर्ट करता है? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तेलुगु देशम को रिपोर्ट करता है कि डीएमके को रिपोर्ट करता है कि तृणमूल को रिपोर्ट करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 58% भागीदारी भारत सरकार की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बिजनेस जो है बहुत ही सिंपल है, लेंडिंग करना है आपको और डिपॉजिट लेना है। तो इसमें आप क्यों कतरा रहे हो? आप क्यों किसी भी तरीके की जानकारी को छिपा रहे हो? आप क्यों बार बार जाके नई तारीख को ले रहे हो? ये सवाल जो है ये पूरे के पूरे भारत सरकार को, उनके कार्य प्रणाली को शक के घेरे में लेता है। सवाल जो जनरलाइज किया जा रहा है कि अरे इस पार्टी ने भी तो लिया, उस पार्टी ने भी तो लिया। भाई चंदा तो लेना ही है और सरकार ने नियम बना के दिया कि चंदा आपको लेना है तो चंदा ले रहे हैं, परंतु कोर्जन द्वारा चंदा लेना जो है वो मुद्दा है। मुद्दा चंदा लेना इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू नहीं है। मुद्दा ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारत सरकार ने नियम बनाया था, जो नियम बना है उसके द्वारा पार्टीज ने लिया, परंतु कौन सी पार्टी ने ईडी, सीबीआई, सीबीडीटी, आईटी, डीआरआई का दुरुपयोग करके चंदे की उगाही की, वो मुद्दा है। उस मुद्दे पे ज्यादा बात नहीं हो रही। जिस मिनिस्टर के अंडर में ये सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं उनको कोई बुला के प्रश्न नहीं पूछ रहा। ये जो अंक गणित का कुतर्क दिया जा रहा है, मेरा ये मानना है कि विपक्षी पार्टियों को ये अंक गणित के कुतर्क में बिल्कुल भी नहीं घुसना चाहिए। उसमें एकदम अंक गणित में एकदम ये आना नहीं चाहिए। ये कोई कंपनी का बैलेंस शीट नहीं है कि आप एनालिसिस कर रहे हो इस तरीके से। ये क्लियर कट क्रिमिनल एक्टिविटीज दिख रही हैं कि भाई देश की जो अन्वेषण विभाग हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंट्स कहीं रेड कर रहे हैं और उसके बाद में कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस बॉन्ड खरीद रहे हैं। और सबसे अहम मुद्दा, मेरे प्रिय मित्र संजय सिंह जो आप हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ संशय के कारण, यानी शक था, शक को बुनियाद बनाकर उनको इतने महीनों से जेल के अंदर में रखा गया है। यही मनीष सिसोदिया जो देश का एक बहुत ही ईमानदार मंत्री है, वो उसको जेल के अंदर में 1 साल के ऊपर से रखा गया सिर्फ और सिर्फ शक के कारण। मैं ये जानना चाहता हूं निर्मला सीतारमण जी से, अमित शाह से, भारतीय जनता पार्टी से, कि कितने ऐसे औद्योगिक घराने हैं जिनके ऊपर में ईडी और डीआरआई की रेड हुई और उस रेड होने के बाद में इनके ऊपर में कार्रवाई हुई और इनके जो लोग हैं वो जेल में गए। आपने ऑरबिंदो फार्मा पे रेड किया, ऑरबिंदो फार्मा ने जैसे ही आपको डोनेशन दिया, आपने बोल दिया कोर्ट में जाकर कि नहीं ठीक है, ये सरकारी गवाह बन गए। यही दिल्ली लिकर स्कैम जिसमें सब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सबको अंदर किया इन्होंने जेल। तो ये आप किस तरीके के एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? आज आप ये गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। खुदा न खास्ता यदि आपकी सरकार 2024 में पलट के नहीं आई तो ये जो आपने एक्टिविटीज की हैं, नेफेरियस एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज, इन सब का भुगतान आपको सूद समेत करना। जी प्राप्ति जी। राजीव जी, जो सरकार जो अभी जो कर रही है, आपको कितना लगता है कि ये कितना नियम के दायरे में रह के कर रही है? जैसे कांग्रेस के अकाउंट सीज हो गए, पूरी तरीके से फ्रीज हो गए, पैसे निकाल लिए गए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए ये मामला है कि 14 लाख रुपए कांग्रेस ने कैश में, जो उनके एमएलए और एमपीज ने अपनी एक महीने की सैलरी जो कंट्रीब्यूट की थी, उसको उन्होंने 2018 में कैश में ये किया और उसके कारण जो है 139 करोड़ इनके अकाउंट से निकाल लिए गए, अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निकाला। अब जिस पार्टी के पास में सिर्फ 300 करोड़ रुपए, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। जी 14 लाख रुपए के एवज में 139 करोड़ निकाल लिए गए। जी जी। और मतलब ये आप सोचिए, इलेक्शन शुरू होने के
मतलब कुछ सप्ताह, कुछ दिनों पहले ये किया गया। इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आपने सुना होगा कितनी बार जो राजीव कुमार जी हैं, जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड वर्ड का यूज किया है। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि आप जो आपकी जो पैन इंडिया पे जो अपोजिशन पार्टी है, आप उसका अकाउंट फ्रीज कर लेंगे और आप बोलेंगे कि आप चुनाव में आप उतरो? भाई जो जो बॉन्ड के थ्रू या जो भी दूसरे माध्यम जो व्हाइट में थे, चेक, जिस भी तरीके से पैसे जो कांग्रेस पार्टी या महिला कांग्रेस या युवा कांग्रेस, इनके जो अकाउंट्स में थे, एनएसयूआई, वो सारे आपने फ्रीज कर दिए और आप बिना इत्तला किए हुए पैसे निकाल रहे हैं। ये कैसे विपक्षी पार्टियां आपसे लड़ेंगी? आप मुझे बताइए, ये किस तरीके का एग्जाम्पल सेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी? कल को यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई तो आपको क्या लग रहा है, ये कांग्रेस क्या इस चीज का ईट का जवाब पत्थर से नहीं देगी? तो ये तो डेमोक्रेसी के लिए घातक है ना। मैं तो कांग्रेस का कोई स्पोक पर्सन नहीं हूं, कांग्रेस के नेता मेरे कोई बहुत दोस्त, अच्छे दोस्त भी नहीं है, मेरे फोन भी नहीं उठाते, ठीक है? तो मेरा उनके प्रति कोई ऐसा बहुत ज्यादा सहानुभूति है, ये बात नहीं है, परंतु डेमोक्रेसी में कितने गलत तरीके के एग्जाम्पल सेट कर रही है सत्तारूढ़ पार्टी, सवाल वो है। और मुझे दुख यह है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो वो एजेंडा सेट करने के बदले रिएक्शनरी हो रहे हैं। और यही कारण है कि जो इनको थाली में परोस के इतना बड़ा मुद्दा दिया गया है, ये उस मुद्दे को भुना नहीं पा रहे। मैं हर बड़े कांग्रेस लीडर को मैंने सुना और उन्होंने यही कहा कि मीडिया हमारा साथ नहीं दे रही। तो क्या राजनीतिक दल सिर्फ मीडिया के समर्थन से ही काम करते हैं? आपके हर डिस्ट्रिक्ट में आपके इतने सारे कार्यकर्ता हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपकी शाखाएं हैं, आप क्यों नहीं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यकर्ताओं को जो है मोबिलाइज करते हैं? मैं जिस शहर में रहता हूं उस शहर के अंदर में कांग्रेस के ग्रास रूट लेवल वर्कर्स ने अभी तक कुछ काम करना चालू नहीं किया। तो क्या आप मीडिया के भरोसे सारी अपनी राजनीति करोगे? आप इलेक्शन यदि लड़ने जा रहे हो तो आप अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़ोगे। मीडिया कभी भी एजेंडा सेट नहीं करती है। मीडिया सिर्फ आपको एक थोड़ा सा सपोर्ट कर सकती है, काम तो आपको करना है। आपने मोबिलाइज किया क्या? ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा आपको मिला है, इस मुद्दे पे कायदे से यदि मैं इनको सलाह देता तो मैं ये कहता कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सब में प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, सब में एक दिन भारत रोको कीजिए, भारत को रोकिए, आंदोलन कीजिए, सड़कों पे उतरिए, स्कूल कॉलेजेस में जाके जो नए वोटर्स हैं उनको जाके आप शिक्षित कीजिए, उनको बताइए, न्यू वोटर्स जो आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल सेमिनार कीजिए, वेबिनार कीजिए, उनको ये समझाइए कि किस तरीके से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी ने और सत्तारूढ़ पार्टी ने अपनी भूमिका निभाई है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई इन सबको, अन्वेषण विभागों को विभाग ना रख के जो इंस्टीट्यूशंस है उनको किस तरीके से दुरुपयोग किया है, उसके एग्जाम्पल्स देके समझाना चाहिए था। आप पूरे के पूरे मीडिया के भरोसे हो कि मीडिया ने आपका पक्ष लेके करना चाहिए। जब आपको मालूम है कि मीडिया आपके साथ में नहीं है तो आपका प्लान बी क्या है? आप अपने वो प्लान बी के बारे में सोचिए। आपका प्लान बी है आपकी ताकत, वो इनफैक्ट प्लान ए होना चाहिए, मीडिया प्लान बी होना चाहिए। आपकी ताकत है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका प्रेजेंस, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का पंजाब और दिल्ली में प्रेजेंस, ऐसे तृणमूल का बंगाल में प्रेजेंस, डीएमके का तमिलनाडु में प्रेजेंस, समाजवादी पार्टी का जो है वो यूपी में, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में, सबने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कॉलेजेस में जाके छात्रों से मिलके इसके ऊपर में एक माहौल बनाना चाहिए, सड़क पे उतर के माहौल बनाना चाहिए। वो मुझे होते हुए दिख नहीं रहा है। तो जब विपक्षी पार्टियां थोड़ी सी शिथिल हो जाएंगी तो मीडिया चाह के भी क्या कर लेगा? और स्ट्रैटेजी देखिए, अब आई डोंट नो, मतलब मुझे कोई हक नहीं होता कि मैं किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज करूं विपक्षी पार्टियों को, किंतु यदि मैं सत्तारूढ़ दल को क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो मुझे जो गलत विपक्षी पार्टियों में दिख रहा है मैं उसको भी क्रिटिसाइज करूं, ठीक है? मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं तो भी इच्छा शक्ति की कमी है। विपक्षी पार्टियों में ऐसे लीडर चाहिए जिनके अंदर हंगर हो,
जिनके अंदर भूख हो, जो लड़ना चाहे, लड़ना जाने, सड़क पे उतरना जाने, नए खून को जो है उद्वेलित करना चाहे जाने, उस तरीके के लीडर्स की कमी हो रही है। और यही कारण है कि आपके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जा रहा है और आप सिर्फ बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो या बोल रहे हो हम कोर्ट में मामला लड़ेंगे। अरे इलेक्शन 1 महीने में है, आपके पास में ज्यादा समय नहीं है। ब्लड वेसल यदि आपकी चोक कर दी गई है, यदि आपके रक्त को शरीर में बहने से रोक दिया गया है, मनी क्या है इलेक्शन के टाइम में? मनी तो आपका ब्लड है ना। उस ब्लड को यदि रोक देंगे तो आपकी बॉडी फंक्शन कैसे करेगी? तो ये समझने की जरूरत है। ये तो करो या मरो वाली स्थिति आ गई है प्राप्ति जी सारी विपक्षी पार्टियों की। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि विपक्षी पार्टियों से ज्यादा तो उग्र होके हम यूट्यूबर्स जो हैं, हम लोग सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। तो मुझे वो कहीं तो भी हंगर, वो भूख, वो गुस्सा, वो क्रोध, उसकी कमी नजर आ रही है विपक्षी दलों। जी जी, चूंकि मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर में बहुत बात किया कि मुझे जो लग रहा है कि कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में कहीं मुझे विपक्षी सारी पार्टियां, सारे दल, सिर्फ कांग्रेस को नहीं मैं दोष दूंगा, सभी ये पार्टीज जो हैं कम्युनिकेशन लेवल पे कहीं तो भी उतनी प्रभावी नहीं हो रही हैं। और हर बार जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके अगेंस्ट में अदानी से लेके तो इलेक्टोरल बॉन्ड तक कितने बड़े बड़े मुद्दे आए, किंतु ये बड़े ही इंटेलिजेंटली, बड़े ही टैसिटली ये लोगों ने उसको डिफ्लेक्ट कर दिया। आपने इतने साल कॉर्पोरेट में काम किया, आप लॉयर भी हैं, आप कम्युनिकेशन की स्टूडेंट भी हैं। मैं आपका विचार जानना चाहता हूं, चूंकि आपने बहुत बड़ी बड़ी मार्केटिंग पॉलिसीज बनाई हैं। आपके हिसाब से कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में यदि आप रहती तो क्या करती, और आपको कहां दिख रहा है कि विपक्षी दल जो हैं वो विफल हो रहे हैं? देखिए राजीव जी, पहला तो ये है कि कम्युनिकेशन, जहां तक स्ट्रैटेजी की बात है, सबसे बड़ा एडवांटेज जो बीजेपी को है वो है उनके अंधभक्त, जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कानून कितना तोड़ा जा रहा है, लोगों के घरों पे कितने बुलडोजर चल रहे हैं। उन्हें इस बात की बस खुशी है, वो खुद भिखारी हो जाए, वो सड़क पे आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक राम मंदिर रहेगा, जब तक उन्हें हिंदू सुख मिलता रहेगा। तो अब इस तरीके का जिनका वोट बैंक है और इस तरीके के जहां पे कट्टरपंथी लोग हैं, उन्हें आप किसी भी तरीके के लॉजिक से बांध नहीं सकते हैं, कुछ नहीं समझा सकते हैं। उनसे बहस करना भी नहीं चाहिए। हम लोग जो कांग्रेस के साथ हो रहा है या जो रैशनल लोग हैं, उनके साथ जो हो रहा है कि हम ऐसे लोगों से बहस में उलझ जाते हैं। ऐसे लोगों से बहस ही नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस को ये चाहिए कि भई आप उन लोगों तक रीच करें जो, या कांग्रेस या जो भी पार्टीज़, ऐसे भी लोग हैं जो फेंस सिटर्स हैं। ऐसे लोग हैं जो बहुत भूखे हैं कि इस देश में एक ऐसी सरकार आए जो सेक्युलर हो, जो जो देश के लिए सोचे, एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं सोचे। और ये तो धर्म के लिए भी नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ धर्म एक बहाना है, इन्हें तो सत्ता चाहिए। तो जो देश के लिए सोचे, ऐसी ऐसी सरकार के भूखे बहुत सारे लोग। और आज की डेट में आपको पता है कि मीडिया पर भी कब्जा जो है वो किसका है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया से इनके साथ लड़ नहीं सकते। पर अब जो देखने में आ रहा है, मुझे पता नहीं कि ये राजनीतिक दल कितना ज़्यादा ग्रासरूट में जाके कुछ स्टडी भी करते हैं या नहीं करते हैं। आप एक नॉर्मल रिसर्च अगर करके देखेंगे, तो आप 4 लोगों से बात कीजिए जो कि मतलब जो अंधभक्त नहीं है, वो आपसे सीधा कहेंगे कि मैंने तो टीवी देखना छोड़ ही दिया है। कब से छोड़ दिया है? मैं तो न्यूज़ देखता ही नहीं। एकदम सीधा है। तो आपने कभी, एक राजनैतिक दल ने, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुलाते हैं, ये कौन से नियम में लिखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है उसमें इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ही आना चाहिए और दैनिक भास्कर ही आना चाहिए? किसी नियम में तो नहीं लिखा है ना। इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपके लिए चिल्ला रहे हैं, जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, जो रैशनल बातें कर, आपने उन्हें क्यों नहीं बुलाया? आप उनको क्यों नहीं रीच आउट कर? आपकी मीडिया स्ट्रैटेजी में जब आप बोलते हैं कि भाई मीडिया हमारा साथ नहीं दे रही, तो आप इस युग में, डिजिटल के युग में, जहाँ पे हर आदमी के हाथ में मोबाइल है इंडिया में, वहां पे आप कहाँ
टीवी पे अटके हुए हैं? आपने कोई रिसर्च किया, मार्केट रिसर्च किया? आपको पता भी है कि आम आदमी के जीवन में क्या चल रहा है? आप बड़े-बड़े मुद्दे लेके बात करते हैं, अदानी देखिए, आपको अगर मासेस से कनेक्ट करना, एक मास है जो अदानी को लेके सोचता होगा, कॉर्पोरेट मास है, वो है। बट मेरे और आपके जीवन में, आम आदमी के जीवन में जिन चीज़ों को लेके फ़र्क पड़ता है, उसके बारे में आप कितना कितना बोल रहे हैं? आप पेट्रोल को लेके कितना बोल रहे हैं? आप बेरोज़गारी को लेके कितना बोल रहे हैं? और जिस तरीके से बोल रहे हैं, वो मुझे समझ में आ भी रहा है कि नहीं? तो ये पहले तो आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो। आप उनके पास जा नहीं रहे हो, जिन्हें रैशनल लोग सुनते हैं। भई हमारे चैनल को भी जो जो लोग सुन रहे हैं, अंधभक्त तो है नहीं, बहुत बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन आपने कभी हमसे बहुत बड़े-बड़े चैनल हैं, उनके पास भी कोई मैसेज भेजा आपने? कभी रीच आउट नहीं किया है। आपको तो पता ही होगा, आप इतने सारे चैनल्स में जाते रहते हैं। किसी को रीच आउट नहीं किया है इन्होंने। इन्होंने कोई आम आदमी के मुद्दों पे बात भी नहीं की है और जो बातें करते हैं, ये जिस तरीके से बातें करते हैं, इनके जो स्पीकर्स हैं, जो जयराम रमेश तरीके, भाई आप उनकी बातें समझ में नहीं आती है। आप देखिए देखिए किसी से सीखना चाहिए, आप मोदी जी से सीखिए। कैसी मतलब आपको और मुझे लगेगा कि ये बातें कैसी बातें कर रहे हैं, किस तरीके की बातें हैं ये, पर वो आम जनता को बहुत अच्छे से समझ में आती है। जब आप उदाहरण देते हैं कृष्ण और सुदामा का, भाई आदमी भक्तिमय तो वैसे ही हो जाता है। उसके बाद उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है आप जो उनसे समझाना चाहते हैं। तो आप कम्युनिकेशन सीखिए। ये नहीं है कि आप किसी को नापसंद करें तो उसको डिसरिस्पेक्ट करें। उसमें जो टैलेंट है वो आपको जानना चाहिए और उनमें बहुत बड़ा टैलेंट है। वो एकदम नीचे के लेवल पे आके बात करते हैं जो कि आपको और मुझे पसंद नहीं आएगा। लेकिन जिन लोगों तक बात पहुँचनी चाहिए वो बराबर पहुँच रही है। तो ये अब जयराम रमेश किस तरीके की बातें करते हैं, कन्हैया कन्हैया कुमार को क्यों नहीं आगे खड़ा करते हैं? कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमने देखा कि माइक छीन लेते हैं। तो ये भाई आप जब आपको पता ही नहीं है किससे बात करना है, आप कोई मार्केट रिसर्च नहीं करते हो, आप लोगों तक पहुँच नहीं पाते हो, आप अपना कम्युनिकेशन ठीक से नहीं रख पाते हो, तो ये सारी चीज़ें तो होंगी। अब राहुल गांधी को लगता है कि भाई महात्मा गांधी ने यात्रा की थी तो उनको भी करनी चाहिए। भाई बहुत अच्छी बात है, आप जाकर देख रहे हो, पर आप घिरे तो उन्हीं लोगों से हो। आप चाहे दिल्ली में बैठे हो, चाहे आप बनारस में जाके बैठ जाओ, चाहे आप शिलांग में चले जाइए। भाई आप किसी शहर में जा रहे हो तो आपका आस-पास का माहौल बदला है क्या? आपके आस-पास में वही 4 चाटुकार लोग हैं, जो आपको आम लोगों से तो मिलने नहीं देते हैं। आप जहाँ पे भी जाते हैं आपको वही कांग्रेसी दिखते हैं, उसी तरीके की बातें सुनने को आती है। आपने अपने कान आम जनता तक लगाए हैं। आप बिना क ऐसे किसी से मिले जो कि कांग्रेस का ब ब काम नहीं करता हो, कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है। तो आप अपने आप को आइसोलेट नहीं, करके यात्रा रखो में कि मिले आप हैं चाहे ना, यात्रा में तो बहुत सारे ऐसे लोगों से वो मिले हैं जो वो नहीं पता है, नहीं पर मैं कितना आपकी मिलते बात होंगे को और किस तरीके से नहीं नहीं आपका वो मिले मार्केट हैं। रिसर्च कितना हो रहा है? आपको नहीं कितना मार्केट, फीडबैक मिल रहा है? क्योंकि हाँ एक एक राहुल गांधी जैसा कोई आदमी जाता है, लोग तो हाथ मिलाने में ही और सेल्फी लेने में बिज़ी रहते होंगे। आपने किसी तरीके का मार्केट रिसर्च किया क्या? आप जो एक जत्था लेके घूम रहे हैं, तो आपको ये मार्केट से फीडबैक मिला नहीं है कि लोग क्या देखते हैं, क्या मीडिया कंज़्यूम करते हैं? अगर आपको कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनानी है तो पहली चीज़ यही है कि लोग क्या मीडिया कंज़्यूम कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता। आप उन यूट्यूबर्स तक ही नहीं पहुँच पा रहे हैं। आपके पास ऐड देने के पैसे नहीं है, समझ में आता है, पर लोग तो फ्री में आपका प्रचार कर रहे हैं। फ्री में ही बात आपको जो कर रहे हैं। मुद्दे उठाने चाहिए, जो हम्म। मुद्दे पॉलिटिकल पार्टीज़ को उठाने चाहिए, वो तो रवीश जी और इस तरीके के यूट्यूबर्स उठाते हैं। जो गिरजेश जी उठाते हैं, आप उठाते हैं। तो इस बात को उनको क्या उन्होंने रीच किया है? चलिए आपको नहीं रीच किया, रवीश जी को किया है। जी, आपका कहना एकदम सही है। और ये जो आपने कम्युनिकेशन की बात की, बात सही है। देखिए प्राप्ति जी, इस देश में 80-81 करोड़ लोग तो ऐसे लोग हैं जो 2 जून की रोटी भी नहीं जुगाड़ कर पा रहे, इसलिए शायद भारत सरकार उनको फ्री राशन दे रही है। तो इन लोगों तक, और यही मेन वोटर्स हैं। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तो बहुत कम वोट डालने जाता है। तो इन लोगों को कैसे रिझा के आप अपने लिए वोटिंग कराएंगे, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है।
भारतीय जनता पार्टी कन्वर्ट कर ले रही है आज की डेट में, कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है, ये सोचने का विषय है, नंबर वन। नंबर टू, जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए। जी देखिए, जहां तक फ्री राशन की बात है, अगर आप अपने कान जमीन पर लगाए तो आपको ये समझने को मिलेगा कि राशन जो है वो घट गया है भाजपा के टाइम पर। राशन मिलना जो है, जो जिस तादाद में मिलता था, वो बहुत कम हो गया है और हाँ, जनता कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है। और सबसे एग्जैक्टली। बड़ी बात है कि ये जो फ्री मील्स जो है, जो कोई भूखा ना रहे, ये इस मुहिम की शुरुआत सबसे पहले सोनिया गांधी ने की, जी। जिन्होंने उन्होंने बहुत ज्यादा फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम किया। तो कहने का मतलब यही है कि ये आपको दिखते ही नहीं है मुद्दे। आप आम लोगों से एग्जैक्टली। बात करेंगे तब तो दिखेंगे। नहीं, आपने एकदम सही बोला कि आप ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और आईआईटी और आईआईएम के लोगों से घिरे रहेंगे और वही लोग बैठ के इसी रूम में स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, तो दिक्कत कहीं ना कहीं तो आएगी, है ना। वो दिक्कत कहीं ना कहीं आएगी और वो कांग्रेस के में भी हमें दिखा है, जो जिस तरीके से 200 से ज्यादा सीट वाली पार्टी 50-40 पे, 40 और 50 पे आ गई, तो उससे समझ में आता है कि भाई आपका यदि मास बेस घट रहा है तो उसका कारण क्या है। किंतु मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इस चुनाव में कांग्रेस अप्रत्याशित जीत हासिल करेगी और अप्रत्याशित जीत विपक्षी पार्टियां हासिल करेगी, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी की नहीं है या इंडिया बनाम एनडीए की नहीं है। इस बार जनता लड़ रही है, जनता परेशान है। आपका कोई हित नहीं है, मेरा कोई हित नहीं है, हमको एक पैसे नहीं मिल रहे, किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, किंतु हम 1-1.5 साल से एटलीस्ट मैं तो इनको हर तरफ से जितना हो सके एक्सपोज कर रहा हूं। चाहे अदानी का मुद्दा हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, चाहे खनिज संसाधन जो है वो फ्री में अपने दोस्तों को दे देने का मुद्दा हो, चाहे नेशनल रिसोर्सेज बांट देने का मुद्दा हो, चाहे भारत को कुछ कॉर्पोरेट चला रहे हैं। ये बात मैं 1.5 साल से बोल रहा हूं, जो कल शायद राहुल गांधी जी ने ये मुंबई में बोला कि ये एक मुखौटा है, नरेंद्र मोदी एक मुखौटा है। ये 1.5 साल से मैं चीज बोल रहा हूँ, पूरे इंडिया को 10 से 15 बड़े औद्योगिक घरानों ने हाईजैक कर लिया है और इनकी सुविधा के मुताबिक से सारी पॉलिसीज बन रही है। और यही मेरे मेन विरोध करने का कारण है। जो मैं चिढ़ के जो भी बोल मैंने 1.5 साल से बोलना शुरू किया, वो मैंने ये किस तरीके से विषमताएं क्रिएट कर रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, किस तरीके से आर्थिक विषमताएं क्रिएट हो रही है इस देश में, यही मुद्दों को समझते हुए, मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है अपना विरोध जो है वो दर्ज किया है। किंतु दुख की बात यह है कि यूट्यूबर्स जो हैं, जैसे आपने रवीश का नाम लिया, गिरिजेश वशिष्ठ जी का नाम लिया आपने, है ना, आपने मेरा नाम लिया, हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, पर हम लोग वन मैन आर्मी है। हम लोग सब मिलके भी जो है, मेरे ख्याल से सब पकड़ के भी आप देख लो 1 करोड़ से ज्यादा जनता तक हम नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है। और इस देश में वोटर है 100 करोड़। तो ये 1 करोड़ से 100 करोड़ का जो जो जर्नी है, वो जर्नी तो पॉलिटिकल पार्टीज को खुद ही लड़ना पड़ेगा ना। जो 1 करोड़ लोगों तक रवीश जी पहुंच जा रहे हैं, या गिरिजेश वशिष्ठ जी पहुंच जा रहे हैं, या राजीव रंजन सिंह पहुंच जा रहे हैं, या संजय संजय शर्मा 4PM के पहुंच जा रहे हैं, या नीलू जी पहुंच जा रही है, नीलू व्यास जी, या अजीत अंजुम पहुंच जा रहे हैं, या आपके न्यूज लॉन्ड्री वाले पहुंच जा रहे हैं, न्यूज मिनट वाले पहुंच जा रहे हैं, ये कुल मिला के यदि आप जोड़े तो 1-1.25 करोड़ जनता तक हम लोग का रीच है। किंतु उस रीच को एक पॉजिटिव कन्वर्टेबल इसमें कन्वर्ट करना, रिजल्ट कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, और इनके पास में भी समय नहीं है। और जिन लोगों के पास में स्ट्रैटेजी है उन लोगों से ये बात नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक गैप है, जिस गैप को जब तक फुलफिल नहीं किया जाएगा, मेरे ख्याल से जो है वो दमदार मुकाबला होगा नहीं। किंतु मुझे लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां अभी भी समझेंगी कि कहां वो गलत कर रही हैं, और इस ब्रिज को गैप करने की कोशिश, इस ब्रिज को भरने की कोशिश करेंगे, एक ब्रिज बनाएंगे। और जरूर 1 महीने के अंदर में आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज नजर आएंगी, जो इस देश में आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। जी प्राप्ति जी। राजीव जी, यहीं पे समाप्त करते हैं इस नोट के साथ कि हम लोगों ने इस चैनल पर पहले भी कहा था कि बहुत ज्यादा डर है कि एक ऑटोक्रेटिक सरकार आ जाएगी नेक्स्ट टाइम। तो
पार्टियों की खामियों को ना देखते हुए ये देखना चाहिए कि कौन नहीं चाहिए। कौन चाहिए सत्ता में ये चॉइस तो किसी के भी पास नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इसमें खरा उतरता है। पर कौन नहीं चाहिए इस पर हमें फ़ोकस करना चाहिए। अगर हम कौन नहीं चाहिए उस पर ध्यान देंगे, तो शायद देश की किस्मत अगले इलेक्शन में बदल जाए। धन्यवाद।